जय हिंद साथियों, मित्रों आइए इस क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की जाए। राष्ट्रीय आंदोलन साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत अभी हमने थोड़ी देर पिछली क्लास में हमने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ 1885। लेकिन साथियों 1885 ध्यान देंगे, 1885 से लेकर 1905 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप था वो अंग्रेजों के की राष्ट्रभक्ति के लिए था। यानी ये 1885 से 1905 तक जो राष्ट्रवादी नेता थे ये अंग्रेजों के भक्त थे। ये संवैधानिक तरीके से आज़ादी चाहते थे, यानी संवैधानिक तरीके से बदलाव चाहते थे, संवैधानिक तरीके से क्रांति चाहते थे। लेकिन साथियों एक घटना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ कर्जन द्वारा। 1905 में क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया। साथियों यही घटना राष्ट्रवादियों में उग्र राष्ट्रवादियों को लाने का प्रयास किया गया, यानी इस घटना ने ही लाया राष्ट्रवाद को एक गति प्रदान करने का काम किसने किया? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद मित्रों 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और साथियों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। ये नरंदल और करंदल के बीच एक अधिवेशन था। इस अधिवेशन को सूरत की फूट कहा जाता है। ये कुल मिला के कांग्रेस इकट्ठा नहीं हो पाई 1907 में सूरत अधिवेशन में। उसके बाद साथियों 1911 में मित्रों होता है दिल्ली दरबार उसको कहा जाता है, दिल्ली दरबार कहा जाता है। इसी में बंगाल विभाजन का अंत कर दिया गया था। साथियों आगे आप चढ़ेंगे इसी कड़ी में 1915 में महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश, और 1917 में साथियों 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे साथियों 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये बड़े आंदोलन थे साथियों। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। एक बहुत रणनीतिक तरीके से कार्य किया गया था। इसी आंदोलन के बदौलत साथियों अंग्रेजों की जड़ें, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ये नेतृत्वविहीन आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रारंभ में ही महात्मा गांधी सहित बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नेतृत्वविहीन हमने कहा है आंदोलन था, लेकिन हाँ इस आंदोलन ने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। अब अंग्रेज एकदम से मजबूर हो गए थे, और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान की निर्मात्री सभा का गठन किया गया। कुल मिला के दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। यही से साथियों, और 1947 को आपको क्या मिली? आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आपको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। ये साथियों एक तरह से आप कह लीजिए कि एक
एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटा एक 1885 से लेकर 1947 तक ये समय अवधि राष्ट्रीय आंदोलन की वह समय अवधि थी जब अनगिनत कह लीजिए, असंख्य कह लीजिए, राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी कर दी थी, अपने जान की बाजी लगा के आप अंग्रेजों से लड़े थे और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। अब साथियों, आज़ादी के साथ यहाँ कहीं के छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, किस जेल में दी गई थी, कहाँ दी थी, काकोरी कांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कौन सी तिथि थी, इन सब के बारे में पूछता है। और एक चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यानी सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, इन सब के बारे में बीच बीच में कहीं कहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक भगवती चरण बोहरा बम का दर्शन, इनको भी कहीं कहीं से पूछता रहता है। तो इन सब का एक हमने आपको सेंट्रल आइडिया हमने आपको दिया है, तो आप इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से एक एक स्टेप स्टेप करके आप इसका अध्ययन करेंगे और आशा और विश्वास है कि आपको इसको आप एक बढ़िया ढंग से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों। आइए साथियों, देखते हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। अजंता की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित हैं? यहाँ पर साथियों आपको बताना चाहेंगे, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये औरंगाबाद में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। साथियों ये गुप्त काल के आसपास ये गुफाएं बनी थी। मेहरौली के लौह स्तंभ के शासक का नाम बताना, ये प्रश्न भी साथियों बहुत पूछता है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है और ये चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है कि इस चंद्र नामक शासक ने बनवाया था। ये चंद्र का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से विद्वान लगाते हैं मित्रों। आगे आप देखेंगे साथियों, इब्न बतूता किसके काल में आया था? इब्न बतूता किसके काल में आया था? साथियों इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली का काजी तक नियुक्त किया गया था। और एक बात और बता दें, ये साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन राजदूत भी बनाकर भेजा था। ये भारत की मध्यकालीन भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में। मित्रों आगे चलते हैं। अंतिम पेशवा कौन थे? साथियों अंतिम पेशवा जो है ये बाजीराव द्वितीय माने जाते हैं। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा माना जाता है। इसके बाद पेशवा का पद जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। भारत में प्रकाशित प्रथम अखबार कौन सा? बंगाल गजट था। साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। साथियों 7वें संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। बेलग्रेड में 1961 में। मित्रों आगे चलेंगे। ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए किया गया था? ये गोवा को जो है मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजया चलाया गया था। साथियों आगे चलेंगे। जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ये अनुच्छेद 51 में है। साथियों किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। आगे आप देखेंगे, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। साथियों ये 6 महीने तक केंद्रीय रह सकता है। उसके बाद उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20 सीटें हो सकती है। साथियों इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पे है? ये साथियों आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये जो है माउंट आबू में स्थित है।
देख लीजिएगा। धर्म निम्न में से कौन विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है? दक्षिण सूडान है साथियों। ये जो है दक्षिणी सूडान जो है सबसे नवीनतम राज्य अभी हाल में बना हुआ है। मोसाद क्या है? ये जो है इजराइल का क्या है, एक गुप्तचर संस्था है मोसाद। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है साथियों। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? गुरु शिखर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, गुरु शिखर है। उसके बाद साथियों कह रहा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है साथियों। सुंदरबन का डेल्टा वही है। उसके बाद आप पारिस्थितिक तंत्र की में किसका चक्रण नहीं होता? साथियों ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। ध्यान देंगे आप, कार्बनिक पदार्थों का होता है, अकार्बनिक पदार्थों का होता है, जल का होता है, लेकिन ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा होती है। ऊर्जा का केवल रूप बदल जाता है। वन महोत्सव साथियों 1 जून से 7 जून के बीच में मनाया जाता है वन महोत्सव। आगे चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है किससे साथियों? घास से, शैवालों से, वृक्षों से, महासागरों से। शैवालों से, काई से जो है बहुत तगड़ा ऑक्सीजन मिलता है मित्रों। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? नवाबगंज पक्षी विहार जो है साथियों ये उन्नाव में है, ये ध्यान देंगे, उन्नाव में है। उसके बाद आगे है डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्ति? सलीम अली जो है ये पक्षी विशेषज्ञ थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सलीम अली हाथी विशेषज्ञ नहीं थे, बाघ विशेषज्ञ नहीं थे, पक्षी विशेषज्ञ थे डॉक्टर सलीम अली। आगे साथियों स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है स्टोन कैंसर के लिए सबसे प्रमुख कारण के रूप में जानी जाती है। साथियों अगला क्वेश्चन जो है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक को कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्सेनिक। बहुत गहरे स्थल पे अगर जब जल पाया जाता है तो उसे आर्सेनिक वहाँ पाया जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित किया जा रहा है साथियों, ये कहाँ पे? इटावा में लायन सफारी जो है ये बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है साथियों। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों की